हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे, जो आप लोगों के झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 2024 के एग्जाम के लिए प्रकाशित हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन है उत्तक या चौथा ऑप्शन है जीव द्रव। तो कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे हम लोग उत्तक कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। पहला ऑप्शन है मक्खी, दूसरा ऑप्शन है केचुआ, तीसरा ऑप्शन है अमीबा या चौथा ऑप्शन है तितली। तो इनमें से एक कोशिकीय जीव अमीबा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अमीबा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। पहला ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, तीसरा ऑप्शन है उत्तक या चौथा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली। तो सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कोशिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दिए गए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन यह सभी अधातु हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है पटाखों में, दूसरा ऑप्शन है उर्वरक में, तीसरा ऑप्शन है खाना बनाने के बर्तन में या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो धातुओं का उपयोग पटाखों में, उर्वरक बनाने में, खाना बनाने के बर्तन में सभी में की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट या चौथा ऑप्शन है सल्फर। तो जो ग्रेफाइट अधातु है वह एकमात्र विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रेफाइट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नमक, दूसरा ऑप्शन है खाद्य तेल, तीसरा ऑप्शन है चीनी या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने के लिए नमक, खाद्य तेल, चीनी इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि लेग्यून पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होती है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन, तीसरा ऑप्शन है राइजोपोस या चौथा ऑप्शन है स्पाइरोगायरा। तो लेग्यूम पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 राइजोबियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होती है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है शैवाल या चौथा ऑप्शन है विषाणु। तो भिंडी की पीत विषाणु सूक्ष्मजीव के कारण होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विषाणु। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन है विद्युत अपघटन, तीसरा ऑप्शन है विद्युत लेपन या चौथा ऑप्शन है चालकता। तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत लेपन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। पहला ऑप्शन है नींबू का रस, दूसरा ऑप्शन है नल का पानी, तीसरा ऑप्शन है सिरका या चौथा ऑप्शन है आसुत जल। तो इनमें से जो आसुत जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आसुत जल। हमारा अगला
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है धातुओं के निष्कर्षण में, दूसरा ऑप्शन है धातुओं का शुद्धिकरण में, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या चौथा ऑप्शन है सभी। तो विद्युत अपघटन का उपयोग हम लोग धातुओं का निष्कर्षण में, धातुओं के शुद्धिकरण में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। पहला ऑप्शन है निषेचन, दूसरा ऑप्शन है कायांतरण, तीसरा ऑप्शन है मुकुलन, या चौथा ऑप्शन है गर्भधारण। तो निषेचन जनन की अलैंगिक विधि है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य निषेचन किस में होती है। पहला ऑप्शन है मछली में, दूसरा ऑप्शन है स्टारफिश में, तीसरा ऑप्शन है मेढक में, या चौथा ऑप्शन है सभी में। तो बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश में और मेढक, इन तीनों में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा ऑप्शन है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन है गर्भ, या चौथा ऑप्शन है क्लोन। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप गर्भ बनती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। पहला ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है घर्षण बल, या चौथा ऑप्शन है गुरुत्व बल। तो दो सतहों पर संपर्क के कारण घर्षण बल लगती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है आयतन, तीसरा ऑप्शन है दाब, या चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान। तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दाब कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दाब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। पहला ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है स्थिर विद्युत बल, या चौथा ऑप्शन है गुरुत्व बल। तो इनमें से जो पेशीय बल है वह एक संपर्कित बल का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेशीय बल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सूर्य नाभिक की अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य नाभिक की अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन प्राकृतिक गैस, या चौथा ऑप्शन है पेट्रोल। तो इनमें से जो लकड़ी है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक होती है। पहला ऑप्शन है दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है ज्वलन ताप, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, या चौथा ऑप्शन है सभी। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन पर परिपक्वता आती है, क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है बाल्य अवस्था, दूसरा ऑप्शन है युवा अवस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, या चौथा ऑप्शन है वृद्धा अवस्था। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उन्हें किशोरा अवस्था कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है एंड्रोलिन हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में एड्रेनालिन हार्मोन कार्य करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर
24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है माता, दूसरा ऑप्शन है पिता, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पिता उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पिता। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि वह दोनों बराबर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होती है। पहला ऑप्शन है आभासी, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है धुंधला, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। पहला ऑप्शन है पेरिस्कोप, दूसरा ऑप्शन है क्लाइडोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है विक्षेपण, या चौथा ऑप्शन है दूरबीन। तो वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसे हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्कोप। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है निराई, दूसरा ऑप्शन है ओसाई, तीसरा ऑप्शन है कटाई, या चौथा ऑप्शन है थ्रेसिंग। तो काटी गई फसलों से बीजों या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 12% से कम, दूसरा ऑप्शन है 22% से कम, तीसरा ऑप्शन है 14% से कम, या चौथा ऑप्शन है 24% से कम। तो अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम होनी चाहिए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14% से कम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है चूहा, या चौथा ऑप्शन है केचुआ। तो केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 5000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 6000 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 15000 डिग्री सेल्सियस, या चौथा ऑप्शन है 25000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6000 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव तारा, या चौथा ऑप्शन है आर्यभट्ट। तो इनमें से जो प्राकृतिक उपग्रह है वह चंद्रमा है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति, या चौथा ऑप्शन है मंगल। तो इनमें से जो बृहस्पति ग्रह है इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि घर्षण हमेशा हानिकारक होता है, दूसरा ऑप्शन है लाभदायक होता है, तीसरा ऑप्शन है आरोपित बल की दिशा में कार्यरत होती है, या चौथा ऑप्शन है आरोपित बल का विरोध करती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आरोपित बल का विरोध करती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है पृष्ठ की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन है वस्तु के भार पर, तीसरा ऑप्शन है दोनों पर, या चौथा ऑप्शन है किसी पर नहीं। तो घर्षण पृष्ठ की प्रकृति और वस्तु के भार पर निर्भर करती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि घर्षण बढ़ाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है स्नेहक द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बॉल बेरिंग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सतह रुखड़ाकर, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बढ़ाने का तरीका सतह रुखड़ाकर के कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सतह रुखड़ाकर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है सूती, तीसरा ऑप्शन है रेशमी, या चौथा ऑप्शन है ऊन। इनमें से जो नायलॉन है वह संश्लेषित रेशा का उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 4R में नहीं है? पहला ऑप्शन है रिडक्स, दूसरा ऑप्शन है रिज्यूम, तीसरा ऑप्शन है रिसाइकल, या चौथा ऑप्शन है रिमूव। तो इनमें से जो रिमूव है वह 4R में शामिल नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रिमूव। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलिस्टर, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन, या चौथा ऑप्शन है जूट। तो इनमें से जो नायलॉन है वह पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है सेकंड, या चौथा ऑप्शन है पास्कल। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आवर्तकाल, तीसरा ऑप्शन है आयाम, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक कंपन में लगे समय को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्तकाल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि संचरित हो सकती है? पहला ऑप्शन है केवल ठोस में, दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव में, तीसरा ऑप्शन है केवल वायु या गैस में, या चौथा ऑप्शन है ठोस, द्रव तथा गैस में। तो ध्वनि संचरित ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में हो सकती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आवेशित वस्तु से आवेशित को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है भू संपर्कन, दूसरा ऑप्शन है तड़ित, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकर्षण, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को हम लोग भू संपर्कन कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को कैसे मापा जाता है? पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एमीटर द्वारा, या चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, या चौथा ऑप्शन है 4। तो आवेश 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है धुआं, दूसरा ऑप्शन है एरोसोल, तीसरा ऑप्शन है वाष्प, या चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को हम लोग एरोसोल कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 78%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 0.3%, या चौथा ऑप्शन है 0.7%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस 21% पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 21%। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, दूसरा ऑप्शन है जंतु संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण वन रोपण, या चौथा ऑप्शन है पूर्ण चक्रण। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल पूर्ण वन रोपण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कोयला को, दूसरा ऑप्शन है लोहा को, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम को, या चौथा ऑप्शन है चुंबक को। तो काला सोना के नाम से हम लोग पेट्रोलियम को जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, या चौथा ऑप्शन है कपड़ा। तो इनमें से जो कपड़ा है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस वीडियो में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।